Okay, we were reading Charles Dickens. डिकन्स के कुछ नॉवेल्स हमने पढ़ लिए थे। दो इम्पोर्टेंट नॉवल हमारे रह गए थे, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड हार्ड टाइम्स। अब ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किसकी कहानी है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस कहानी है पिप की। ये एक बिल्डिंग्स रोमन भी है। बिल्डिंग्स रोमन का आप लोगों को पता है कि जिसमें एक जो करेक्टर है उसकी ग्रोथ दिखाई जाती है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी दिखाई जाती है। तो इसमें पिप से हम डील करते हैं। अब पीप कहाँ पे रह रहा होता है? पीप कैंट की जगह पे रह रहा होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक ऑर्फन बच्चा है, इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हुई है और ये अपनी बहन मिसिस जो के पास रह रहा होता है। मिसिस जो की शादी जो मिस्टर जो है उसके साथ हुई होती है। अब जो पिप है, उसकी जो मदर, इसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन इसकी जो सिस्टर है मिसेस जो, वो हमेशा बहुत रूड, हार्श बात कर रही होती है। लेकिन ये जो है मिस्टर जो, ये बहुत काइंड होता है पीप के साथ। पीप की इसके साथ बहुत दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है। ये पीप को हमेशा एक अच्छे वे में गाइड करने की कोशिश करता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि पीप एक अपनी सिमेट्री में बैठा होता है, कब्रिस्तान में बैठा होता है। वहां पे अपने वो पेरेंट्स की कब्रों को देख रहा होता है। अभी वो वहां पे बैठा ही होता है कि एक मुजरिम, एक फरार हुआ मुजरिम, वो वहां पे आता है और इसके बाद फिर वो वहां पे आके पीप को पकड़ता है, ग्रैब करता है। अब पीप एक छोटा सा बच्चा, और कहाँ पे एक मुजरिम, एक कॉन्विक्ट, एक क्रिमिनल उसके पास आता है और आके उससे कहता है कि गिव मी सम फूड, ब्रिंग सम फूड फ्रॉम योर होम फॉर मी। और इसके अलावा फूड लाने के साथ साथ तुम अपने घर से कोई ऐसी चीज़ भी लेकर आओ जिससे मेरे जो लेग्स के ऊपर चेन है, जो जंजीरें बंधी हुई हैं, जिनके साथ मेरे हाथों को और बाजुओं को टाई किया गया है, उनसे मैं अपना छुटकारा पा सकूं। प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, आई विल बी बैक जस्ट इन 30 seconds। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई हैव टू टेक अ कॉल। ओके, ये जो क्रिमिनल होता है वो पीप को जब ऑर्डर करता है कि तुम मेरे लिए फूड लेकर आओ, अपने घर से कोई कुल्हाड़ी या कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ जिसके जरिए मैं अपने हाथों और पाँव में बंधी हुई जो जंजीरें हैं उसको तोड़ सकूं। तो पीप ऐसे ही करता है, हालांकि वो डरा होता है लेकिन वो उसको ओबे करता है। वो अपने घर से खाना लेके आता है और इसके अलावा वो अपने घर से इसकी बाजुओं और इसकी जो लेग्स के ऊपर चेन्स होती हैं आयरन के साथ, आयरन वाली जो चेन्स होती हैं उसको तोड़ने के लिए वो लेकर आता है। पीप अगरचा उसको सेव तो करता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये दोबारा से कैप्चर कर लिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? पीप एक दिन जाता है सेटिस हाउस। अब ये जो सेटिस हाउस है ना, यहाँ पे उसको उसके एक अंकल लेकर जाते हैं। उसके अंकल का नाम होता है पंबलचूक। अब वो जो अपने अंकल के साथ वहां पे जाता है, वहां पे होती है मिस हैविशम। अब ये जो मिस हैविशम होती है ना, ये एक बड़ी स्ट्रेंज किस्म की लेडी होती है। इन्होंने हमेशा वेडिंग वाले ड्रेस ही पहना होता है। इनको कभी किसी ने दुल्हन वाले ड्रेस के अलावा नहीं देखा हुआ, किसी ने भी। और इनकी जितनी भी घर की क्लॉक्स हैं, इनके हाउस की जितनी भी क्लॉक्स हैं, उन पे टाइम रुका हुआ है। उन पे जो टाइम है 9:20, वो अभी तक वही थे। और वो टाइम क्यों वही फिक्स टाइम हो गया हुआ है? इसे भला क्या वो एक ऐसा वक्त था जब मिस्टर हैविशम की शादी होने वाली थी, लेकिन एन उनकी शादी से पहले उनका जो हस्बैंड टू बी है वो उनको छोड़ के उनको भाग गया, फरार हो गया। अब इसके बाद से जो मिसिस हैविशम है, उन्होंने हमेशा अपने आप को वेडिंग ड्रेस में रखा। उन्होंने कोई ड्रेस चेंज नहीं किया, 24/7 वो इसी ड्रेस में रहती थी। और एट द सेम टाइम उन्होंने अपने घर के लिए काफ़ी स्ट्रेंज किस्म के लॉज बना लिए हुए थे, जैसे उनका जो क्लॉक का टाइम है वो रुक गया हुआ था। अब वो बंदा जिसने मिस हैविशम को धोखा दिया था, इट वाज मिस्टर कॉम्पिसन। अब ये इनका हस्बैंड टू बी था, बट एक्चुअली ही लेफ्ट मिस हैविशम बिफोर गेटिंग मैरिड टू हर। अब मिस हैविशम ने एक बच्ची अडॉप्ट की, एस्टिला।
उन्होंने इस बच्ची को रेज किया with this notion that all men are corrupt and ladies are there to break their hearts. तो इसलिए जो एस्टेला है, she is too beautiful, she is too pretty, but at the same time she flirts with men, और वो मतलब she only breaks their heart. अब पीप जब अपने अंकल के साथ इस सेटिस हाउस में जाता है जहाँ पे मिस हैविशम और एस्टेला होती हैं, तो ये ही इज बैडली इम्प्रेस्ड बाय एस्टेला। हालांकि एस्टेला उसे अच्छा ट्रीट नहीं करती है, लेकिन ये उस वक्त था जब पिप के जहन में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जन्म लेती हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस कौन सी? एक्सपेक्टेशंस टू बी अ जेंटलमैन, एक्सपेक्टेशंस टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, एक्सपेक्टेशंस टू बी अ वेल्दी मैन so that Estella can also give attention to him. तो इस तरह की डिफरेंट जो डिजायर्स हैं वो पिप के हार्ट में तब जन्म लेती हैं जब पिप एस्टेला से मिलता है। लेकिन जो एस्टेला है वो कुछ भी तवज्जो नहीं देती इसके ऊपर, वो क्लियरली मतलब इसको इग्नोर कर रही होती है। अब इसके बाद क्या होता है, पिप मजबूरी के तौर पर काम कर रहा होता है, कुछ मजदूरी टाइप ही कर रहा होता है, और इसके बाद जो पिप है उसको एक बंदा मिलता है, जैगर्स। वो इसके पास आता है और इसे कहता है कि देर इज सम अननाउन बेनिफैक्टर जो कि चाहता है कि तुम एक जेंटलमैन बनो। इसके लिए उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी रिजर्व की हुई है, तो तुम लंदन जाओ, लंदन जाके तुम एक जेंटलमैन बनो। तो अब पिप यही चाहता है, लेकिन पिप बहुत सी चीज़ों को कंफ्यूज कर रहा होता है। उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि जेंटलमैन का ताल्लुक किससे है, आपकी मॉरल इंप्रूवमेंट से, आपकी सोशल इंप्रूवमेंट से, या आपकी एजुकेशनल इंप्रूवमेंट से। लाइक विच आर द पॉइंट्स विच नीड्स टू बी फोकस्ड एंड विच आर द पॉइंट्स विच नीड नॉट टू बी फोकस्ड। अब पिप लंदन जाता है, अब नई 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 दौलत उसके हाथ में आई होती है, उसको कुछ समझ तो आ नहीं रहा होता। वो जेंटलमैन सबसे पहले अपना बनना चाहता है। अब जेंटलमैन की डेफिनेशन, पिप बीइंग अ टीनेज बॉय, जो उसके जहन में आती है वो ये आती है कि जेंटलमैन वो होता है जो सूट बूट जिसने पहना होता है, जिसको मैनर्स आते हैं। तो वो इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग लेता है मैथ्यू पॉकेट से। अब मैथ्यू पॉकेट का जो बेटा है हर्बर्ट पॉकेट, ये हर्बर्ट पॉकेट के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है, और ये बजाय ये कि अपने आप को एजुकेशन में डिवोट करने के लिए, अपने आप को किसी और तरह से इम्प्रूव करने के लिए, ये इसकी जो रातें हैं वो हर्बर्ट पॉकेट के साथ आवारागर्दी करते हुए गुजरना शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद जो पिप है वो ये समझ रहा होता है कि जैसे इसकी जो सीक्रेट बेनिफैक्टर है इट्स मिस हैविशम, यानी मिस हैविशम ये चाहती है कि पिप एक जेंटलमैन बने, पिप एक बहुत अच्छा वेल बिहेव्ड बंदा बने ताकि उसकी शादी एस्टेला के साथ हो सके। दिस इज व्हाट पिप थिंक्स इन हिज माइंड, बट दैट्स नॉट द रियलिटी एक्चुअली। अब पिप जब से ये जेंटलमैन बना है, पिप के पास जब से दौलत आई है, तब से पिप का जो एटीट्यूड है वो बहुत बदल गया है। वो कैंट के रहने वालों को समझता है कि दे आर इन्फीरियर टू हिम, और उसने अपने मिस्टर जो के साथ मिलना मिलाना भी बहुत कम कर दिया है। हालांकि मिसेस जो की तबीयत भी खराब होती है, लेकिन जब मिसेस जो की तबीयत खराब होती है तो एक लड़की होती है बीडी, वो इनके घर आके रहना शुरू कर देती है, मिसेस जो की बहुत देखभाल करती है। और बीडी एक्चुअली इज इन लव विद पिप, लेकिन पिप इज इन लव विद एस्टेला, सो ही इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू बीडी। अब इसके बाद क्या होता है कि जो पिप है वो मिसेस जो की जब डेथ होती है तो तब वो कैंट जाता है, लेकिन उसका एटीट्यूड कुछ अच्छा नहीं होता, ना बीडी के साथ ना जो के साथ। हालांकि जो इससे मिलने के लिए लंदन भी गया होता है, लेकिन पिप वहां पे भी उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है। मतलब ही हैज टोटली फॉरगेटन हिज ट्रू रियल आइडेंटिटी। और अब लंदन में वो हर्बर्ट के साथ सिर्फ मौजें कर रहे हैं। अब एक दिन उसे पता चलता है कि जो उसका रियल बेनिफैक्टर है वो एबिल मैग्विच है, वो बंदा जिसकी बचपन में इसने हेल्प की थी, इसको असिस्ट किया था। तो इसी की हेल्प करने के लिए, उसको रिवॉर्ड देने के लिए मैग्विच ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट उसके नाम कर दिया था। तो वो ऑस्ट्रेलिया की प्रिजन को तोड़ के यहाँ पे लंदन में आया होता है। अब वो लंदन में जब आता है तो इसके बाद वो पिप से मिलता है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसको क्योंकि वो उसने जो लॉज है उसको उसकी खिलाफवर्जी की होती है, उनकी वायलेशन की होती है, तो अगेन ही इज अरेस्टेड। अब पिप बड़ा उदास होता है उसके लिए, और वो चाहता है किसी तरह से वो उसको ना छुड़वा सके, उसको पुलिस की नजरों से बचा सके। तो पिप और हर्बर्ट ये प्लान बनाते हैं कि ये दोनों मिलके ना एबिल मैग्विच को यहाँ से
किसी तरह से एस्केप करवा देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पिप एविल मैगविच की जो लड़ाई होती है कंपेसन के साथ, अब ये जो कंपेसन बंदा है इसी ने दरअसल मैगविच के अगेंस्ट कुछ चार्जेस लगाए होते हैं। तो इसी दौरान ये रियलिटी खुलती है कि जो कंपेसन है दरअसल यही कंपेसन और जो मैगविच हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के काफी अपोनेंट्स हैं। और जो कंपेसन है ये वो बंदा है जिसने मिस हैविशम के साथ एंड टाइम पे शादी करने से इनकार कर दिया था। और ये जो एस्ट्रेला होती है ये दरअसल एबिल मैगविच की बेटी होती है। अब इसी दौरान जो एस्ट्रेला है इसने शादी कर ली होती है। इसने एक बड़े निकम्मे किस्म के बंदे के साथ जो कि बज़ाहिर बड़ा रिच होता है, काफी रिच होता है, और ड्रमल उसका नाम होता है, ये उसके साथ शादी कर लेती है। लेकिन ड्रमल वाज लाइक अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ गाय। अब ये जो ड्रमल है ये एस्ट्रेला के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। अब इसी दौरान क्या होता है, जो मिस हैविशम है उनको बड़ा पछतावा होता है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने एस्ट्रेला की ब्रिंगिंग अप सही नहीं की हुई, उनका पिप के साथ एटीट्यूड अच्छा नहीं था। तो वो जाती हैं पिप के पास। वो पिप उनकी घर जब आता है सेटिस हाउस में तो वो उनसे उससे माफ़ी भी मांगती हैं। तो इसी दौरान मिस हैविशम का जो वेडिंग ड्रेस है जो वो ऑल टाइम पहने रखती हैं उसको किसी तरह से आग लग जाती है और मिस हैविशम की डेथ हो जाती है। अब जी मैगविच को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। मैगविच और कंपीसन जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो इस दौरान ये कंपीसन की डेथ हो जाती है, तो मैगविच को डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो जाती है। तो अब फांसी की सजा मिलने की वजह से इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसको पिप को ट्रांसफर नहीं होती। पिप दोबारा से वही गरीब हो जाता है और अब वो चाहता है कि वो बीडी के साथ शादी कर ले। लेकिन बीडी हैज ऑलरेडी मैरिड टू जो। सो पिप जोन्स है वो अब बिल्कुल अकेला है। तो वो बाहर चला जाता है। ये हर्बर्ट के साथ ये दोनों बाहर चले जाते हैं। और इसके बाद काफी सालों बाद जब वो लौटता है तो वो देखता है कि जो बिडी और जो है इनके आगे से बच्चा है जिसका नाम है पिप जूनियर, यानी उन्होंने अपने बेटे का नाम पिप के नाम पर ही रखा होता है, पिप जूनियर। और वो देखता है कि सेटिस हाउस में अब एस्टेला रह रही है। और अब जो एस्टेला है वो उसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। उसने ड्रमल से डाइवोर्स ले लिया है क्योंकि ड्रमल उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा होता। तो इसके बाद एंड पे देखते हैं कि जो पिप है वो और एस्टेला they both are walking while having hands in hands, so it means that in the end they both are united। लेकिन इसके ना टू एंडिंग्स हैं। जो बिगनिंग वाली एंडिंग थी ना जब डिकन्स ने बहुत शुरू में लिखा था तब उसमें पिप भी सिंगल था, एस्टेला भी सिंगल थी, मतलब इन लोगों की आपस में शादी नहीं हुई थी। लेकिन जो नेक्स्ट दोबारा वर्जन आया इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। तो इसके बाद दोबारा से डिकन्स ने एक और एडिशन इसका पब्लिश करवाया जिसमें पिप और एस्टेला दोनों मैरिड थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के जिसमें डिफरेंट थीम्स हम देख सकते हैं। एम्बिशन की थीम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की थीम। अब पिप कंफ्यूज्ड है कि व्हाट्स द रियल काइंड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टू मॉरल इम्प्रूवमेंट, सोशल इम्प्रूवमेंट और एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट। अब जब वो क्योंकि वो जरा बिगिनिंग में मिसगाइडेड होता है, वो समझता है कि सोशल इम्प्रूवमेंट ही दरअसल हर कुछ है और वो सोशल और एजुकेशनल इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करता है। लेकिन वो देखता है कि जो रियल हैप्पीनेस है ना ये उसको तब मिलती है जब वो मॉरली अपने आप को इम्प्रूव करता है। जो इतना कंटेंटेड क्यों है, वो इसलिए इतना कंटेंटेड है बिकॉज ही इज मॉरली इम्प्रूव्ड। तो व्हाट मैटर्स इन इन द एंड इज लॉयलिटी, डिवोशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी। और इस हवाले से वो इन इन द एंड ही एक्चुअली फोकसेस ऑन द मॉरल इम्प्रूवमेंट। और ये कि हर बंदा अपने आप को इम्प्रूव करने के चक्रों में है। और क्यों इम्प्रूव करने के चक्रों में है? बिकॉज ऑफ द सोशल क्लास। इनकी जो सोसाइटी है वो उस बंदे को एक्सेप्ट करती है जिसके पास पैसा है, उस बंदे को एक्सेप्ट करती है जो जरा बड़ा वेल टू गो नेचर का है, जो बहुत ज्यादा वी कैन से दैट जेंटलमैन टाइप ऑफ बंदा है, सूट बूट उसने पहना हुआ है, एक्सेप्टेबल है सोशली। तो इसलिए ये जो सोशल क्लास है वही उसको बाउंड करती है कि वो अपनी सोशल इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस करे। और सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इस हवाले से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप कर लें, अगर नहीं तो फिर वी नीड टू मूव ऑन टुवर्ड्स हार्ड टाइम्स। इज इट क्लियर? आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशंस क्लियर है? अगर इस हवाले से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ लें, नहीं तो आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन हार्ड टाइम्स।
Okay, if it's clear, then we need to move towards hard times. Let me share screen with you people. अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट नॉवल है ना, डेट इज हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स। इसका फुल टाइटल हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स है। और इसका जितनी भी सेटिंग है, और इसका जहाँ पे ये सारा का सारा सेट हुआ है, डेट इज कोक टाउन इंग्लैंड। अब कोक टाउन इंग्लैंड के शहर में ना एक बंदा रहता है, उसका नाम है थॉमस ग्रैंडग्रीन। उसको हम मिस्टर ग्रैंडग्रीन भी कहते हैं। ये है मिस्टर ग्रैंडग्रीन। अब ये जो मिस्टर ग्रैंडग्रीन है ना, ये वेल्दी रिटायर्ड मर्चेंट है, जो कि कॉकटाउन इंग्लैंड के एक इंडस्ट्रियल सिटी कॉकटाउन में रह रहे होते हैं। अब ये एक फिलॉसफी इन एक प्रेजेंट करते हैं, और पूरी की पूरी नॉवल में इस फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ फैक्ट्स एंड फिलॉसफी ऑफ रैशनलिज्म। अकल सब कुछ है, जज्बात कुछ नहीं है। इंसान को अकल, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के हमेशा कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमेजिनेशन, दे हैव नथिंग टू डू विद द प्रैक्टिकल लाइफ। दैट्स व्हाट ग्रैडक्विन बिलीव्स। अब इसी के अकॉर्डिंग वो अपने दो बच्चों टॉम और लुइजा, इन दोनों को रेज करता है। और इसके अलावा इसने एक स्कूल खोला होता है। उस स्कूल में ये एजुकेशन देता है फैक्ट्स की, रैशनलिज्म की, सेल्फ इंटरेस्ट की, फैक्ट्स एंड फिगर्स की। अब उसी स्कूल में एक और बच्ची पढ़ती है, डेट इज सिसी ट्यूब। अब ये जो सिसी है ना, इसके फादर सर्कस में काम करते हैं। किसी वजह से वो सिसी के पास नहीं रह पाते हैं, तो ग्रैंड उसको अडॉप्ट कर लेता है और उसको पढ़ाता लिखाता भी है, ताकि वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सीख जाए। तो अब ये जो सिसी है ना, ये वाहद बच्ची है जो कि इमेजिनेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, इन तमाम चीज़ों को समझती है। Tom and Louisa both are divide of these feelings. That's why they both are confused. उनको they do not know what's the real world is up to. They just only know to believe on the rationalism and on their self-interest और फैक्ट्स एंड फिगर्स को। अब जो लुइजा है, ये बेसिकली एक पैशनेट लेडी है, सिंपैथेटिक लेडी है, और इसको जो एजुकेशन दी जा रही है वो उसकी नेचर के बिल्कुल अपोजिट दी जा रही है। तो इसलिए वो कंफ्यूज है। और टॉम टॉम जरा सेल्फ इंटरेस्टेड बंदा है, तो इसलिए उसके ख्याल में उसकी जो एजुकेशन है वो उससे और कुछ नहीं सिखाती, स्वाय ये कि वो एक हेडोनिस्ट बन जाता है। हेडोनिस्ट, वन हु एक्चुअली वर्क्स, सीक्स फॉर हिज ओन प्लेयर, सीक्स टू सेटिस्फाई हिज ओन प्लेयर। वो सेल्फ इंटरेस्ट का एलिमेंट इसके अंदर जरा ज्यादा आ जाता है। अब मिस्टर ग्रैंड गेन जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं, तो मिस्टर सीसी भी उनके साथ रह रही होती है। तो मिस्टर ग्रैंड गेन लुइसा को कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम मिस्टर बाउंडर बाय से शादी कर लो। अब ये जो मिस्टर बाउंडर बाय होता है ना, ये इसकी इससे डबल एज का होता है लुइजा से। और होता भी बिल्कुल, यानी कि इन सेंस अजीबो गरीब है कि हर वक्त अपने आप को बूस्ट करता होता है कि भाई मैं एक बहुत सेल्फ मेड आदमी हूँ। मुझे मेरी माँ ने गटर में फेंक दिया था, मैंने वहां से अपने आप को बनाया, एंड नाउ आई हैव रीच टू दैट काइंड ऑफ पोजीशन। इस तरह से उसका हर वक्त का काम है सिर्फ अपने ऊपर फख्र करना, गुरूर करना। तो अब मिस्टर ग्रैंडकिन को लगता है कि अगर लुइजा टॉम मिस्टर बाउंडर बाय के साथ शादी कर लेगी तो टॉम का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। टॉम की लुइजा असिस्ट कर सकती है टॉम को कोई मसला नहीं होगा। इस तरह की डिफरेंट किस्म की बातें मिस्टर ग्रैंडकिन देखते हैं। अब उनकी फिलोसफी ऑफ रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि इमोशंस की, फीलिंग्स की कोई अहमियत तो होती नहीं है, तो आपको हमेशा कैलकुलेटेड वर्जन देखना चाहिए किसी भी चीज़ों का। और कैलकुलेटेड वर्जन ये कहता है कि लुइजा और मिस्टर बाउंडरबाई की शादी बिल्कुल एक परफेक्ट मैच होगी। तो अब लुइजा भी अपने भाई टॉम की हेल्प करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए, वो इस बात के लिए मान जाती है। अब जब लुइजा और मिस्टर बाउंडरबाई की शादी होती है, तो एज दे वर लाइक नो मैच, दोनों की मिजाज डिफरेंट होते हैं, तबीयतें डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए लुइजा एक्चुअली बिकम मोर कंफ्यूज्ड, एलिनेटेड हो जाती है, वो तन्हा हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा ये कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि जैसे शी डजंट लव हर हस्बैंड, एंड दैट्स व्हाई शी टेंड्स टू फील कंफ्यूज्ड एंड गिल्टी एट द सेम टाइम। अब मिस्टर बॉन्डरबाई के घर में ना एक लेडी रह रही होती है, मिसिस स्पारसिट। अब मिसिस स्पारसिट को ये लगता है कि शायद मिस्टर बॉन्डरबाई उनसे उनसे शादी करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो लुइसा को एक टफ टाइम ही दे रही होती है।
अब इनके घर के बाहर ना एक लेडी है जो कि अक्सर खड़ी रहती है मिस्टर बॉन्डरबाई को देखने के लिए। उसका नाम होता है मिस पिगी। ठीक है, ये हम इनके बारे में बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब मिस्टर बॉन्डरबाई की जो फैक्ट्री होती है ना, उसमें जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनको कहा जाता है हैंड्स। ठीक है, ये जितने भी मजदूर है ना, उन सबको हैंड्स कह के पुकारा जाता है। कि इनका काम, इनका क्या, इनकी वर्थ किससे है? इनके हैंड से, बिकॉज दे आर लेबरर्स। इफ दे डू वर्क देन दे आर वर्थी ऑफ इट, एंड इफ नॉट दे आर नॉट वर्थी ऑफ इट। अब उसी फैक्ट्री में एक बंदा होता है स्टीफन ब्लैकवुल। अब ये जो स्टीफन ब्लैकवुल है ना, ये एक लो क्लास फैमिली बैकग्राउंड रखने वाला बंदा होता है। जो कि रचेल, उसकी फैक्ट्री में काम करने वाली एक और लड़की होती है, उससे प्यार करता है। लेकिन जो स्टीफन है ना, ही इज ऑलरेडी मैरिड। तो अब उस एरा में डाइवोर्स देना भी एक इतना कॉम्प्लिकेटेड और पैसे लगने वाला काम था कि स्टीफन को समझ में नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। तो इसकी, स्टीफन की दरअसल जो वाइफ होती है वो ड्रंकन होती है, और वो महीनों महीनों बल्कि सालों घर से गायब रहती है। तो स्टीफन जाता है मिस्टर बाउंडर बाई के पास और उनसे पूछता है कि भाई कोई ऐसा तरीका मुझे बताएं कि मैं ना अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकूं। तो बाउंडर बाई सुनता है और फिर उससे कहता है कि सिर्फ वेल्दी बंदा ये काम कर सकता है। तो इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम चुप करके आराम से ना उसी के साथ गुजारा करो, नहीं तो तुम पैसे लगाओ। अब ये ऑप्शन सुन के ना स्टीफन बिल्कुल चुप कर जाता है उसके पास, क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन होती नहीं है। अब एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, डेट इज जेम्स हॉट हाउस। अब ये जो जेम्स है ना, ये एक बहुत वेल्दी सोफिस्टिकेटेड बंदा है जो कि लंदन से आया है। और वो कॉकटाउन में क्यों आया है? अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करने के लिए। और वो मिस्टर ग्रैंडकिन के पास जाता है, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन लुइजा। वो लुइजा के पास भी जाता है। अब मिसिस स्पारसीट जो कि बहुत होशियार होती है, वो ये चीज देख लेती है कि जो लुइजा और जेम्स है ना, इन दोनों का आपस में दे आर लाइक टेंडिंग टू बी क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर। अब इसी दौरान होता कुछ यूं है कि ये जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं ना, ये तंग आके, ये जितने भी हैंड्स हैं, ये एक यूनियन बनाते हैं। अब उस यूनियन को लीड कौन कर रहा होता है? एक बंदा कर रहा होता है जिसका नाम होता है स्लैक ब्रिज। अब जब स्लैक ब्रिज जितनी भी यूनियन बनती है, वो उसे कहती है स्टीफन को कि तुम हमारा पार्ट बनो, तुम हमारी यूनियन का हिस्सा बनो। तो स्टीफन रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ऐसी किसी भी यूनियन का पार्ट बनूंगा, तो इट विल डू नथिंग बट इंक्रीज टेंशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। अब स्टीफन को इसके बाद बाउंडर भाई बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि ये लेबरर्स क्या प्लान कर रहे हैं। तो स्टीफन को लगता है अगर मैंने बताया तो ये तो उनके साथ गद्दारी होगी, तो मैं नहीं बताऊंगा। अब इस बात पे गुस्से में आके ना बाउंडर बाय उसे फायर कर देता है, उसे जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ ये जो हैंड्स की यूनियन में स्लैक ब्रिज होता है, वो ऑलरेडी ही खिलाफ होता है इसके कि इसने, स्टीफन ने इनका भी साथ नहीं दिया। तो वो भी इनके अगेंस्ट, मिस्टर बाउंडर बाय ने वैसे उन्हें फायर कर दिया। अब लुइजा ये देख रही होती है, तो लुइजा को इससे बड़ी सिंपैथी होती है। तो वो उसके पीछे जाती है और उसको कुछ पैसे देती है कि जैसे भाई मैं तुम्हारे लिए ये कुछ कर सकती हूँ। अब उस टाइम लुइजा के साथ टॉम भी होता है, क्योंकि टॉम बाउंडर बाय के बैंक में काम कर रहा होता है। वो लुइजा को पैसे देते हुए देख लेता है। इसके बाद जाते हुए टॉम क्या करता है, वो स्टीफन के कान में कहता है कि अगर तुम कुछ रातों तक बैंक के बाहर खड़े रहो तो हेल्प विल कम टू यू। स्टीफन ऐसे ही करता है, वो कुछ रातों तक ना बैंक के बाहर मतलब खड़ा रहता है, और लेकिन हेल्प कोई भी नहीं आती। लेकिन इस दौरान बैंक को लूट लिया जाता है, बैंक पे चोरी होती है। और इल्जाम स्टीफन पे लगता है कि स्टीफन कई दिनों रातों से बैंक के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, तो यही एक मुलजिम हो सकता है। और मिस्टर बाउंडर बाय को ये होता है कि क्योंकि मैंने इसको फायर किया था, तो शायद ये इस चीज का गुस्सा भी निकाल रहा है। अब स्टीफन बड़ा डिप्रेस होता है, बड़ा परेशान होता है, और वो अपने आप को इस इल्जाम से क्लियर करने के लिए जा ही रहा होता है कि वो एक पिट में, एक खड्डे में गिर जाता है, और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद उन सबको रियलिटी का पता चलता है कि दरअसल ये टॉम था जिसने बैंक में चोरी की थी। अब इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर ग्रैंडकिन और लुइसा कहते हैं किसी तरह से हम टॉम को मुल्क से बाहर भेज देते हैं ताकि ये अरेस्ट न किया जा सके। अब सिसी उनकी हेल्प करती है, सिसी ड्यूप अपने कुछ फादर के साथ जो सर्कल ट्रेनर्स हैं उनके साथ हेल्प करती है। लेकिन कौन उन्हें ऐसा करने से रोकता है? एक लड़का होता है बिट्स। अब बिट्स कौन होता है? मिस्टर ग्रैंडकिन का
एक स्टूडेंट, और जो कि उन्हें इसलिए रोकता है क्योंकि मिस्टर ग्रांट की फिलॉसफी ऑफ रैशनलिज्म ये कहती है कि सिर्फ अपना फायदा देखो, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो, कैलकुलेशंस करो, और हमेशा मतलब आपको लाइक यू हैव टू लुक फॉर योर ओन बेनिफिट। और बिट्स को ये लगता है कि जो टॉम है उसने गलत किया है तो उसको गलत की सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसके वो टीचर का बेटा ही क्यों ना हो, तो वो उसको ऐसा करने से रोकता है। लेकिन बहरहाल सिसी अपने कुछ सर्कस ट्रेनर्स के साथ मिलके टॉम को बाहर भिजवा देती है। दूसरी तरफ जेम्स एक दिन लुइजा को प्रपोज करता है क्लियरली। तो लुइजा उसे कहती है कि मैं ना तुम्हें ना आई विल मीट यू समवेयर, उसको प्लेस बताती है। अब मिसिस पार्सिट ये सुन लेती हैं तो वो बाउंडर बाई को बता देती हैं, लेकिन लुइजा जेम्स हार्ट हाउस से मिलने की बजाय वो मिस्टर ग्रैंडग्रेन के पास जाती है, उनके घर जाती है, और उसे कहती है कि आपकी फिलॉसफी ऑफ रैशनलिज्म और फैक्ट्स का नतीजा ये है कि मैं आज मेंटली कोलैप्स कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। आई एम सीक्रेटली इन लव विद जेम्स हार्ट हाउस बट आई कांट गेट मैरी because the philosophy of rationalism say that Bonderby is more wealthy. So I actually need to stick with Bonderby instead of getting married with James. तो इस बात को लेके वो जरा उनके ऊपर कहती भी है कि आपने हमारे जो अपब्रिंगिंग है वो इंतहाई पुअर की है. We are devoid of feeling any kind of emotion or sympathy towards anyone. और वो मिस्टर ग्रैंडगिन को काफी बातें करती है और वो कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर जो ग्रैंडगिन है वो बेचारे तो हैरान परेशान रह जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि मिसिस पारसीट, एक वो बुरी सी लेडी होती है, जो ओल्ड लेडी होती है जो कि उनके घर के बाहर चक्कर लगाती रहती है, उनको उनको कहती है कि इसका भी शायद मिस्टर बाउंडर बाई के साथ कोई चक्कर चल रहा है। तो वो उसको पकड़ के लेके जाती है, मिस्टर बाउंडर बाई के सामने लेके जाती है। तो मिस्टर बाउंडर बाई क्या करते हैं, वो मिस्टर बाउंडर बाई मिसिस पार्सिट को ही डांटते हैं काफी ज्यादा और उसको फायर कर देते हैं। तो बाद में पता चलता है कि वो लेडी कौन होती है, मिस्टर बाउंडर बाई की मदर। तो मिस्टर बाउंडर बाई का ये बिलीफ कि भाई ही एक्चुअली हैज मेड हिमसेल्फ अ सेल्फ मेड मैन, तो दरअसल ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि सबको पता चल जाता है कि मिस्टर बॉन्डर बाय बिल्कुल भी एक सेल्फ मेड मैन नहीं है। मिसिस फैगलर, उनकी जो मदर है, शी एक्चुअली हैज रेज्ड हिमसेल्फ। और इसके बाद वो काफी एक लविंग मदर होती हैं, लेकिन मिस्टर बॉन्डर बाय ने उन्हें मना कर दिया होता है कि वो उनको विजिट ना करें, क्योंकि उन्होंने हर एक तरफ अपना ये जो इमेज बनाया हुआ है एक सेल्फ मेड मैन का, वो मिसिस फैगलर की विजिट करने से खराब हो सकता है। इसके अलावा जो 5 साल गुजर जाते हैं। अब 5 इयर्स बाद क्या होता है कि जो मिस्टर बॉन्डर बाय हैं, ही एक्चुअली डाइड इन द स्ट्रीट्स ऑफ कॉकटॉन। ग्रैंड ग्रीन को पता चल जाता है कि उनकी जो फिलॉसफी ऑफ रैशनलिज्म है उसका किस कदर नुकसान है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की फिलॉसफी है और सोलली एंड होलली उनकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर वो एम्फेसिस करते हैं, वो कितना गलत था। और इसके बाद वो कहते हैं कि जितनी भी उनकी पॉलिटिकल पावर्स हैं वो सारी की सारी डिवोट कर देते हैं गरीब लोगों की मदद करने में। और टॉम को अपनी एरर्स का एहसास तो हो जाता है नो डाउट, लेकिन वो मुल्क से बाहर होता है, आ नहीं सकता, आया गया अगर वापस आएगा तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपनी फैमिली को देखे बगैर ही डाइज। और जो सीसी है इसकी शादी हो जाती है, इसकी काफी एक लार्ज लविंग फैमिली होती है। लुइजा कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी है, जो मर्जी हो जाए। और इसके अलावा जो लुइजा है वो सीसी के बच्चों की देखभाल करती है, इसलिए उसको पता चल गया एटलीस्ट हाउ टू सिंपैथाइज टुवर्ड्स अदर फेलो ह्यूमन बींग्स, और जेम्स हार्ट हाउस वापस चला जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट हार्ड टाइम्स। इसके अंदर काफी थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है बाय चार्ल्स डिकन्स। जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के फैक्ट्स इसके अंदर बताए हुए हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, हाउ डेंजरस इट इज फॉर द कॉमन पीपल। और इसके अलावा ये जो उस टाइम जो फिलोसफी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स फैली हुई थी, ये इसने ह्यूमन बींग्स को कैसे एक मैकेनाइज कर दिया, उनको मैकेनिकल ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स नहीं बल्कि मशीन समझे जाने लगा था। तो इस हवाले से काफी उन्होंने बात की, और इमेजिनेशन की, फैक्ट्स की आपस में जो कंट्रास्ट है उस हवाले से उन्होंने टच किया इस तमाम लेसन में। एजुकेशन किस तरह की वो लोग उस जमाने में दे रहे थे,
उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट किया। सो दैट्स ऑल अबाउट हार्ड टाइम्स। इस हवाले से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। और इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?